नमस्कार, मैं मुकेश यादव। जीएस वाटिका में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। तो आज हम लोग भारतीय संविधान का पार्ट 3 देखेंगे। उससे आगे आपने पिछले क्लास में देखा कि आपको हमने बतलाया कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो कि बता चुके हैं, उससे 20 साल आगे बढ़िए तो 1793, फिर 20 साल आगे बढ़िए तो 1813, फिर 20 साल तो 1833, फिर 20 साल बढ़िए तो 1853। तो आप गौर करेंगे कि 1773 और 1793 के बीच में यह दो गो और एक्ट हुआ है, 1781 और 1784। तो 1781 क्या है? तो इसे कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब है कि आपने पढ़ा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें जो कमी रह गई थी उसमें कुछ सुधार करना शुरू किया गया, इसमें सेटलमेंट किया गया, सुधार किया गया 1781 ईस्वी के तहत। तो चलिए इसमें क्या सुधार किया गया, तो इसमें हम लोग यह देखेंगे। कहा गया कि इसके तहत क्या किया गया वो हम लोग देखते हैं। तो लिखता है कि इसके तहत जो है आपके कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी कानून बनाने का पावर दे दिया गया। यानी कि इसमें देखिए कलकत्ता की जो सरकार है उसको यह पावर दिया गया कि यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 3 जगह, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यह 3 जगह का आप विधि बना सकते हैं। विधि मतलब कानून बना सकते हैं। और आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया, जिसका प्रथम जो जज थे, मुख्य जज एलिजा इम्पे थे, और उनके 3 सदस्य थे आपको उनके सहायता करने के लिए। जो कि आपने वही बात अब कहा जाता है कि इसको पावर दिया गया सेटलमेंट 1781 ईस्वी के तहत कि कलकत्ता में जो आपको है, कलकत्ता की सरकार जो है उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कानून बनाने का इसमें पावर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया कलकत्ता को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। किस एक्ट के तहत? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी के तहत। अब दूसरा जो है उसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। तो आप गौर करेंगे यहां पर नाम बदल गया, यहां हो गया पिट्स। तो ये 1784 जो आप ये देख रहे हैं, तो इसमें क्या किया गया इसमें आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया कि इस एक्ट के, इस कानून के द्वारा दोहरे प्रशासन की नींव डाली। इसके तहत दोहरा प्रशासन, ध्यान रखेंगे, दोहरा प्रशासन की नींव डाली गई। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक तीर से 2 निशान, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 2 विभाग का इन्होंने स्थापना किया इस 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो दोहरा प्रशासन में कौन कौन है? तो एक है व्यापारिक मामलों के लिए और एक है आपको राजनीतिक मामलों के लिए। तो दोहरा प्रशासन में 2 विभाग, एक है व्यापार के लिए, व्यापारिक मामला, और एक है राजनीतिक मामला। तो व्यापारिक मामला के लिए उन्होंने क्या किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया। ध्यान रखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया गया व्यापारिक मामला के लिए, और राजनीतिक मामला के लिए जो स्थापित किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ध्यान रखेंगे। तो आपने पढ़ा कि 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी ने दोहरा प्रशासन की शुरुआत किया, और इसके तहत व्यापारिक मामलों के लिए, यानी कि व्यापार पर नज़र रखने के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया, और आगे चलकर राजनीतिक मामला के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया। तो ये आपने देखा 1781 और 1784 के बारे में। अब हम लोग आगे देखेंगे
कि 1793 एक्ट के तहत क्या किया गया। तो ध्यान रखेंगे। तो 1793 अब हम लोग आते हैं। तो लिखता है 1793 चार्टर अधिनियम। तो आप यहाँ गौर करेंगे 1793 को कहा गया चार्टर अधिनियम। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, इससे पहले था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद एक था सेटलमेंट और एक था पिट्स इंडिया। अब यहाँ से आप देखेंगे चार्टर। तो यहाँ से आपको चार्टर कहाँ तक लगता है, तो सब में चार्टर लगेगा। इसमें भी चार्टर लगेगा, ध्यान रखेंगे, इसमें भी चार्टर, इसमें भी चार्टर, इसमें भी चार्टर। 1853 तक आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको कहेंगे चार्टर अधिनियम। इस सब में 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। और ध्यान रखिए इसको क्या कहा गया, आपको 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। और इसको क्या कहा गया, सेटलमेंट एक्ट। और इसको क्या कहा गया 1784 को, तो इसको कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये सब में अंतर है। तो यहाँ से शुरू होगा, आपको चार्टर अधिनियम कहलाएगा। तो एग्जाम में पूछता है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम आपको क्या कहता है। इसमें लिखा गया है कि इसके द्वारा जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन, तो अब कहता है कि आपने पढ़ा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ जो थे, उन दोनों बोर्ड में एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस विभाग में कोई ना कोई तो काम करेगा, मतलब छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा अधिकारी तक काम करेगा। तो उन लोगों का वेतन कौन देगा। तो इन लोगों ने कहा 1793 के तहत कि नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य होंगे और कर्मचारी होंगे, इसके तहत नियंत्रक बोर्ड के सदस्य प्लस कर्मचारी, ध्यान रखेंगे सदस्य और कर्मचारी जो होंगे, उन सब का वेतन जो है वो भारत से जो प्राप्त आय है उसी से दिया जाएगा। फिर से ध्यान रखें, इस चार्टर अधिनियम के तहत क्या हो गया कि भारत से जो आप टैक्स उसल रहे हैं, राजस्व, तो मान लीजिए टैक्स, तो अगर टैक्स है तो इसी टैक्स में से इन लोग को और इन लोग को सबको पेमेंट दिया जाएगा। पेमेंट यानी कि अंग्रेज ने कहा कि हम लोग अपने तरफ से पेमेंट नहीं देंगे, ब्रिटेन देश पेमेंट नहीं देगा या कंपनी पेमेंट नहीं देगी, बल्कि यह जो दो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, तो उनके विभाग में जो भी कर्मचारी काम करेंगे, पदाधिकारी काम करेंगे, उन सब का पेमेंट कहाँ से मिलेगा, तो कंपनी जो भारत से टैक्स उछलती है तो उसी टैक्स में से इसके सदस्य और इसके कर्मचारी को पैसा दिया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। तो यही चर्चा आपको 1793 का चार्टर अधिनियम में दिया गया है। अब आते हैं, फिर 20 साल आगे बढ़ाते हैं। अब 1813 में क्या है, नेक्स्ट है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अब इसके तहत इसमें क्या होता है यह देखें। तो इसमें कहता है कि इसमें 4 बातें लिखी गई है, ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4। तो चलिए हम लोग 4 बातें इस पर क्या है। तो इसमें लिखता है कि सबसे पहला, इसमें कुछ विशेष बातें बतलाई गई है। सबसे पहला कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ध्यान देंगे, पहला नंबर क्या है, कंपनी का अधिकार पत्र कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया, 20 साल के लिए। 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जैसे मान लीजिए आप कंपनी जो थी ब्रिटेन सरकार से, वो अपने देश से इजाज़त लिया हुआ था कि हम इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे, पूर्वी देश के साथ। तो अब सपोज कीजिए कि उसने मान लीजिए उसने कहा कि 20 साल के लिए हम बिजनेस करेंगे। तो 20 साल जिस दिन पूर्ण गया तो फिर वो आगे डेट बढ़ाया, फिर अगला 20 साल बढ़ाया। तो वो अगला फिर 20 साल के लिए उसने डेट बढ़ाया, किस अधिनियम के द्वारा, 1813 का चार्टर अधिनियम। दूसरा कहता है, दूसरा बात कि कंपनी, वो जो ब्रिटेन देश है जहां पर संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, वो कहता है कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। यानी कि एकाधिकार, ध्यान रखिएगा, एकाधिकार छीन लिया गया।
किससे? तो कंपनी से। इसका कहने का क्या मतलब है कि ब्रिटेन देश में इस कंपनी के अलावा भी तो बहुत सारा कंपनी है। तो पहले क्या रूल था कि पूर्वी देश के साथ सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही बिजनेस कर सकता है, ब्रिटेन का दूसरा कोई कंपनी बिजनेस नहीं कर सकता है। यह बाउंड हुआ था। लेकिन अब 1813 में यह कहा गया कि नहीं, ब्रिटेन में जो और भी जो कंपनियां हैं वो भी पूर्वी देश के साथ बिजनेस कर सकती है। तो इसीलिए इसमें लिखा गया कि यह कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया कि आप भारत में अब आप सिर्फ आप ही बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ब्रिटेन का जो अन्य कंपनी है वो भी अब भारत में बिजनेस कर सकता है। लेकिन इनको एक और यह पावर दिया गया कि आप चीन में जो पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार आप कर सकते हैं। तो इसमें लिखा गया है किंतु से चीन के साथ। तो यहाँ ध्यान रखेंगे चीन, चीन जो भारत का पड़ोसी देश है, तो चीन जो है वहाँ से आप चाय का व्यापार कर सकते हैं। किस चीज़ का व्यापार? चाय। तो वहाँ पर एकाधिकार दिया गया कि आप और जो भी पूर्वी देश है या चीन है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे चीन प्लस पूर्वी देश। चीन के अलावा भी तो बहुत सारा देश है पूर्व में, तो उन सभी देश के साथ आप मतलब चाय का बिजनेस कर सकते हैं। इसके बारे में उसको एकाधिकार मिला 20 साल के लिए। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। और एकाधिकार मिला मतलब यह कंपनी को कहा कि इंडिया पर जो आपको पहले एकाधिकार था कि आपके अलावा कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, तो वो एकाधिकार खत्म हो गया सिर्फ स्पेशल इंडिया के लिए। इंडिया में अब दूसरा कंपनी आ सकता है। लेकिन ब्रिटेन ने यह भी इसको कहा, इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप भारत के अलावा चीन और जो भी पूर्वी देश है जैसे इंडोनेशिया है, जापान है, ये सभी तो देश है, तो उन सभी देश में इसका एकाधिकार को रहने दिया। कहा कि हाँ, उसमें आप अगला 20 साल तक के लिए आपका एकाधिकार रहेगा, उसमें ब्रिटेन का कोई दूसरा कंपनी यहाँ चीन और पूर्वी देश में बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन भारत में वह आपका एकाधिकार खत्म हो गया। ये आप समझ गए। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है कि कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। सभी ब्रिटिश नागरिक, ध्यान रखेंगे, सभी ब्रिटिश नागरिक, यानी कि ब्रिटेन देश का कोई भी आम सदस्य भी वो अगर भारत के साथ बिजनेस करना चाहे तो वह भारत के साथ बिजनेस कर सकते हैं। यह तीसरा पॉइंट। यानी कि आपने देखा कि पहले सिर्फ कंपनी को ही पावर था, अब कहा कि नहीं, ब्रिटेन का कोई भी आम सदस्य भी भारत के साथ बिजनेस वह कर सकता है। यह तीसरा बात था। अब चौथा पॉइंट क्या है? इसमें लिखा गया है कि 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। 1813 से पहले ईसाई पादरी, इसका मतलब है कि जिस तरह से हम लोग हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, अपना भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी धर्म को समान वैल्यू है। यह नहीं कि हिंदू की संख्या ज़्यादा है तो उसका वैल्यू ज़्यादा, मुसलमान की कम है तो उसका कम, ऐसा बात नहीं। यहाँ पर चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, इसकी संख्या बहुत कम है तो उनको भी यहाँ पर एक समान वैल्यू दिया गया है। सब कानून की नज़र में बराबर हैं। तो वही कहा गया कि वो अंग्रेज लोग तो ईसाई थे, तो वो लोग इंडिया में आना चाहते थे अपना धर्म प्रचार करने के लिए। तो कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन लोग को मना कर रखा था 1813 से पहले। 1813 से पहले ईसाई पादरी लोग को यहाँ पर इंडिया में आने नहीं देते थे। लेकिन 1813 के बाद ईसाई लोग जो थे उनको यह परमिशन दिया गया कि आप इंडिया में आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने यह चीज़ देखा, यह 4 पॉइंट देखा 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत। तो आपने क्या देखा कि आपने पढ़ा कि 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत इसमें 4 बातें लिखी गई। एक, कंपनी का अधिकार पत्र को 20 साल के लिए फिर से रिन्यूअल किया गया, फिर से बढ़ाया गया। दूसरा कि कंपनी को भारत पर
भारत में बिजनेस करने का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन और इसके अलावा जो भी पूर्वी देश है वहाँ पर कंपनी को एकाधिकार दिया गया चाय का खेती करने के लिए, चाय का बिजनेस करने के लिए। उसमें दूसरा कोई कंपनी नहीं जाएगा चीन और पूर्वी देश में। तीसरा पॉइंट कि सभी ब्रिटिश नागरिक को छूट दे दी गई कि स्पेशल भारत में वो बिजनेस कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट कि ईसाई पादरी लोग जो थे उनको 1813 से पहले इंडिया में नहीं आने देते थे, लेकिन अब ये 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत उन लोग को परमिशन दिया गया कि अब आप लोग इंडिया में आ सकते हैं। तो इस तरह से यह 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे कि 1833 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या बातें लिखी गई थी। अब आगे है कि 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट पॉइंट है 1833 का चार्टर अधिनियम। अब इस रूल के अनुसार क्या क्या बातें हैं, तो इस रूल के अनुसार आपको 9 बातें लिखी गई। ध्यान रखिएगा कितना, 9 पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नंबर 1 में व्यापारिक अधिकार समाप्त, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि व्यापार करने के लिए इंडिया में आई थी, उसको कहा कि बाबू अब आपको व्यापार नहीं करना है इंडिया में, अब आपको यहाँ पर शासन करना है। क्या करना है, शासन करना है, यानी कि पूरा इंडिया को उसने कब्जा कर लिया। किस अधिनियम, किस चार्टर अधिनियम के तहत, 1833 के अंदर। यह ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कहता है कि अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना है। तो यह शासन करेगा कहाँ, ब्रिटिश सरकार के तरफ से, ब्रिटिश सरकार के तरफ से। मतलब ब्रिटेन जो देश है उसने कहा कंपनी को कि आपको अब बिजनेस नहीं करना है, अब आपको शासन करना है। तो शासन हमारा रहेगा, लेकिन आप वहाँ पर देख रेख करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पूरे भारत देश में राष्ट्रपति होते हैं, मेन मालिक, और राष्ट्रपति, और मान लीजिए यह बिहार है तो राष्ट्रपति का पूरे देश में शासन है। तो बिहार में भी राष्ट्रपति का शासन है। तो राष्ट्रपति की तरफ से कौन शासन करेगा बिहार में, तो राज्यपाल। तो उसी तरह से ब्रिटेन देश का पूरे भारत पर शासन रहेगा, लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, उसने अपने तरफ से इसको, कंपनी को कहा कि आप मेरे तरफ से, आपको हम पावर देते हैं कि आप मेरे तरफ से अब यहाँ पर शासन कीजिए, आपको बिजनेस नहीं करना है। तो ये था आपको दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उसे अब बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो आपसे ये पूछा जाएगा, अब भारत का गवर्नर का की मतलब, इसका मतलब है कि पहले इन लोग का मान लीजिए बंगाल में बिजनेस था, उसके अलावा आपने पढ़ा मुंबई, इसके अलावा मद्रास, इसके अलावा भी तो इनका पूरे भारत देश में बिजनेस फैल गया। पूरे अधिकतर भारत देश में इसका जहाँ तहाँ बिजनेस फैल गया। तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको कहा कि अब आपको पूरे भारत का देखरेख करना है, क्योंकि अब अधिकतर उनके पूरे भारत पर कब्जा हो चुका था इस समय तक। तो इसीलिए बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस चार्टर अधिनियम के तहत, 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है चौथा जो है पॉइंट, कि जब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को, इसमें कहा गया बम्बई तथा मद्रास के परिषदों को विधि निर्माण शक्ति को वापस ले लिया गया। इसका है मतलब मुंबई
प्लस मद्रास। इसके बारे में कहता है, मुंबई कहिए या बॉम्बे कह दीजिए, बॉम्बे लिख देता हूं, बॉम्बे प्लस मद्रास का विधि अधिकार समाप्त। मतलब जब यह बंगाल का गवर्नर जनरल था तो उसको उस समय इसको पावर दे रखा था मुंबई और मद्रास को कि आप मुंबई और मद्रास में शासन करने के लिए आप अपना कानून बना सकते हैं। लेकिन जब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो इसके तहत क्या किया गया कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर होते थे उसका पावर जो था कानून बनाने का, इसको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। पांचवा पॉइंट इसमें कहता है कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। विधि सदस्य के रूप में यानी कि चौथा सदस्य को शामिल किया गया। किसमें? इस ऑफिस विधि सदस्य में। विधि सदस्य में मतलब ये लोग जो कानून बनाते थे, गवर्नर जनरल जो है, ये भारत का गवर्नर जनरल, तो उनका एक परिषद होता था। उनका क्या होता था? परिषद, विभाग होता था। उस विभाग में विधि सदस्य को रखा जाता था कि गवर्नर जनरल को सलाह दे कि आप इस तरह का कानून बनाएं। तो कहा गया पहले 3 ही होते थे, अब इसमें एक और जोड़ा गया। तो इस तरह से यह गवर्नर जनरल के जो परिषद है उसमें विधि सदस्य की संख्या अब कै गो हो गया? 4 गो हो गया। तो वही बात इसमें कही जा रही है। उसके अलावा छठा पॉइंट में लिखता है कि दास प्रथा को खत्म किया गया। ध्यान रखिएगा 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में दास प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि भारत में दास प्रथा का घोषणा किया गया कि भारत में अब कोई किसी के अंडर में दास बनकर नहीं रहेगा, नौकर बनकर नहीं रहेगा। तो यह कब घोषणा हुआ? तो 1843 ईस्वी में दास प्रथा खत्म। यह किस चार्टर अधिनियम के तहत? तथा 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। उसका 7वां पॉइंट है, इसमें लिखा गया है कि अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, यानी कि आप देखेंगे पद पहले क्या था कि अगर इंडियन आदमी को नौकरी चाहिए था तो उस समय जात अधिक था, जात, रंग, रूप, धर्म, इस सब का चर्चा होता था। लेकिन अब इसने अनाउंस किया कि धारा 87 के तहत अब भारत में जो जिस पद के हकदार है, योग्यता रखता है, उसको वो पद मिलेगा। उस आदमी को अब रंग, धर्म, रूप, ये सब के आधार पर उसको अलग नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान इत्यादि, जन्म स्थान तो रंग, रूप, धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश, इस सब के तहत उसको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। क्या नहीं ठहराया जाएगा? अयोग्य। मतलब ब्रिटेन की सरकार जो है उसने कहा कि पहले क्या होता था कि नौकरी हर जाति को नहीं दिया जाता था, उसके रंग, रूप, जन्म स्थान, पहले जाति प्रथा बहुत ज़्यादा अंग्रेज करता था। वो अपने सेना में भर्ती करने के लिए, चाहे वो सेना के रूप में या क्लर्क के रूप में या कोई भी रूप में। लेकिन उसने नियम बनाया 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। उसने कहा कि धारा 87 के तहत अब किसी भी भारतीय लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी जगह उसका जन्म हुआ हो, लेकिन इंडिया में हो, उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। जो जिस काबिल होगा उस काबिल, उसके अनुसार उसको पद मिलेगा। उसके बाद 8वां पॉइंट है, इसमें यह कहता है कि गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करने, यानी कि बजट तैयार करना। ध्यान रखिएगा गवर्नर, जो गवर्नर जनरल है उनको बजट तैयार करने का पावर मिला गवर्नर जनरल को। तो आप समझ सकते हैं कि बजट तैयार करने का अधिकार मिला गवर्नर जनरल को, यह 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत।
और इसमें 9वां है लास्ट पॉइंट जो है, इसमें यह लिखा गया है कि भारतीय कानूनों को वर्गीकरण किया गया, यानी कि बांटा गया। भारतीय कानून को बांटा गया। बांटा गया तो किसने बांटा? तो इसमें कहा गया है कि इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इसके अलावा प्लस विधि आयोग, ध्यान रखेंगे, विधि आयोग की नियुक्ति, आयोग की नियुक्ति। और तीसरा पॉइंट, इसमें 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग। मतलब इन्होंने तो विधि आयोग की नियुक्ति शुरुआत की यही चार्टर अधिनियम के तहत। तो इसमें कहा गया कि सबसे प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो लॉर्ड मैकाले बने। कब? 1834 में। तो इस तरह से ये आपने देखा 1833 का चार्टर अधिनियम। तो क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारी कोशिश है कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उसकी मैं आपको तैयारी अच्छे ढंग से कराऊं, जो कि एग्ज़ाम में आपको सफलता मिले। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 1853 वाला। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको हम पर डे ये आपको हम पढ़ाएंगे और आपको पूरा ल्यूसेंट हम ख़त्म करेंगे। इसीलिए क्लास पर बने रहें और आप हमारी मदद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज तो इतना ही। थैंक यू।